कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, मज़े में हैं। और आई होप कि आप सभी ने कल का जो एपिसोड पढ़ा था हमने लास्ट फजान रूल के बारे में, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है इतना, बस आपको साइज और चार्ज ही देखना है कैटायन और आयन का, उसके बाद आप उसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस करनी है उसकी कुछ एप्लीकेशंस, ज़्यादा नहीं है, बहुत आसान सी हैं, थोड़ी सी ही एप्लीकेशंस हैं। तो वो एप्लीकेशंस आज हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं आगे टॉपिक क्या बचता है हमारे पास, फिर हम नए टॉपिक को आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज पहले हम बात करते हैं अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ फजान रूल। देखिए, फजान रूल हमें क्या बता रहा है? फजान रूल्स हमें पोलराइजेशन के बारे में बता रहा है, पोलराइजेबिलिटी या पोलराइजिंग पावर के बारे में बता रहा है कि जितनी पोलराइजेशन ज्यादा होगी, तो मैंने आपको बताया भी था कि जितनी पोलराइजेशन ज्यादा होती है आपकी, जितनी पोलराइजेशन आपकी ज्यादा होती है उतना कोवलेंट फैक्टर ज्यादा होता है। तो कोवलेंट फैक्टर ज्यादा होने की वजह से क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं किसी कंपाउंड पर, वही हमें पढ़ने हैं कि कोवलेंट फैक्टर क्या क्या चीज जो है वो डिसाइड कर सकता है किसी कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट इसके अंदर है भाई कि किसी कंपाउंड में जितना कोवलेंट फैक्टर ज्यादा होगा, जितना कोवलेंट फैक्टर ज्यादा होगा उतना ही उसका जो कलर है कंपाउंड का ज्यादा इंटेंस होगा। तो किसी भी कंपाउंड के इंटेंसिटी जो होती है कलर की, वो उसके कोवलेंट कनेक्टर पर डिपेंड करेगी, यानी उसके पोलराइजेशन पर डिपेंड करेगी। एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरे पास एक तो AgBr है और एक मेरे पास AgI है। ठीक है, अब यहां से क्या कह रहा है? ठीक है, क्योंकि सिल्वर आयन तो सेम ही है, यहाँ भी Ag पॉजिटिव ही है, यहाँ भी Ag पॉजिटिव है, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। ठीक है, लेकिन जो हमारा Br है, अब नॉर्मल सी बात है भाई, Br का साइज यहाँ पर क्या है? छोटा है एज कंपेयर टू आयोडीन के। और कल मैंने आपको बताया कि जितना साइज ज्यादा होगा उतनी पोलराइजिंग एबिलिटी ज्यादा होगी, पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगी तो कोवलेंट फैक्टर ज्यादा होगा। मतलब इस केस में कोवलेंट फैक्टर जो आपका है वो ज्यादा है, तो इसका कोवलेंट फैक्टर क्योंकि इससे ज्यादा है तो नॉर्मल सी बात है इसका जो कलर होगा वो ज्यादा इंटेंस होगा, इससे गाढ़ा होगा कलर ज्यादा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका यही होता है कि पोलराइजेशन जो हमारी है वो डिसाइड करती है कोवलेंट फैक्टर के बारे में, और कोवलेंट फैक्टर ही डिसाइड करेगा फिर आपका कलर के बारे में। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो एप्लीकेशन हमारी है भाई वो ये है कि हमारा जो कोवलेंट करैक्टर है वो किसी भी ऑक्साइड की, कोवलेंट करैक्टर जो हमारा है किसी भी ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करेगा, बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, हमारा जो कोवलेंट करैक्टर होगा वो किसी भी ऑक्साइड की एसिडिटी या बेसिसिटी को डिसाइड करेगा। अगर आपकी एसिडिटी कोवलेंट ज्यादा है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, तो नॉर्मल सी बात है बेसिक स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, और कोवलेंट कम है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी लेकिन बेसिक रिएक्टर ज्यादा हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको कहूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास तीन ऑक्साइड है, एक मेरे पास है Na2O, एक मेरे पास है MgO और एक मेरे पास है Al2O3। अब इन तीनों में ऑक्साइड आयन तो सेम है, सभी के अंदर O2 नेगेटिव प्रेजेंट है, तो उसका तो कोई लॉजिक नहीं है ना, उसको तो हम चेक ही नहीं कर सकते ना। तो हमारे पास बचा क्या यहाँ पे? यहाँ हमारे पास क्या प्रेजेंट है? Na पॉजिटिव, यहाँ क्या प्रेजेंट है? Mg2 पॉजिटिव, यहाँ क्या प्रेजेंट है? Al3 पॉजिटिव। तो साइज किसका छोटा है? इसका। चार्ज किस पे ज्यादा है? इसी पे। इसका मतलब इसके अंदर कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा, तो जितना कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा उतना उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? ये। और सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? ये वाला। तो इस तरीके से हम ऑक्साइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ भी देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट करैक्टर। तो इसकी सेकंड एप्लीकेशन बनती है। इसके बाद जिसकी थर्ड एप्लीकेशन बनती है भाई वो देखते हैं। थर्ड एप्लीकेशन तो बहुत आसान सी है, जितना कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा, जितना कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा उतना उस कंपाउंड की जो सोल्युबिलिटी है, सोल्युबिलिटी है किसमें? पोलर सॉल्वेंट में, जैसे वाटर हो गया,
वो कम हो जाएगी। नॉर्मल सी बात है भाई, जो जैसा होता है वैसे में घुलता है। पोलर में तो पोलैरिटी ज्यादा होगी तो कोवलेंट करेक्टर तो कम होना चाहिए ना। तो कोवलेंट करेक्टर अगर ज्यादा है तो उसकी सोलिबिलिटी जो है पोलर सॉल्वेंट में वो कम होगी, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा होगी। सोलिबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोलिबिलिटी उसकी ज्यादा है, लेकिन पोलर सॉल्वेंट में उसकी सोलिबिलिटी कम है। जैसे एग्जांपल की बात करें हम वही दोबारा से, मान लीजिए तो मेरे पास लिथियम आयोडाइड है, एक मेरे पास सोडियम आयोडाइड है, एक मेरे पास पोटेशियम आयोडाइड है। इनको मैं पानी में डिसोल्व करना है H2O में, चेक करना है कि पानी में सोलिबिलिटी कितनी होती है। ठीक है, अब देखिए इन सब में अनायन तो सेम है तो उसका तो कोई लॉजिक नहीं है, हमें किसको देखना पड़ेगा, कैटायन को। अब लिथियम का साइज छोटा है, सोडियम का उससे बड़ा है, पोटेशियम का उससे बड़ा है। जितना साइज बड़ा होता था कैटायन में उतनी कोवलेंट फैक्टर क्या होता था, कम होता था। इसका मतलब कि इसकी पोलराइजेशन सबसे कम हुई है, तो ये सबसे ज्यादा आयनिक है। सबसे ज्यादा आयनिक है तो इसकी सोलिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी पानी के अंदर, और इसकी सबसे कम होगी क्योंकि सबसे ज्यादा कोवलेंट है। क्योंकि सबसे ज्यादा कोवलेंट है इसकी वजह से इसकी सोलिबिलिटी जो है पोलर सॉल्वेंट में वो सबसे कम होगी। और क्यों है कोवलेंट ज्यादा, क्योंकि लिथियम का साइज वो छोटा है, कैटायन का साइज इतना छोटा होता है, उतना उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपकी इसकी थर्ड एप्लीकेशन थी जो डिसाइड करती है किसी कंपाउंड की सोलिबिलिटी के बारे में, पोलर या नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अब जो लास्ट एक एप्लीकेशन इसकी बचती है बस वो देखते हैं बस। जो कोवलेंट करेक्टर हमारा है भाई, कोवलेंट करेक्टर जो हमारा है वो किसी भी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट भी डिसाइड करता है। हमने ये पढ़ा था भाई आयनिक कंपाउंड्स की, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे तो आयनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको बताया था कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर उसमें कोवलेंट करेक्टर ज्यादा आ गया तो नॉर्मल सी बात है उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो वही आपसे कह रहा है कि जिस कंपाउंड के अंदर कोवलेंट करेक्टर ज्यादा है उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बेसिकली बहुत कम होता है। इसी वजह से जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मेनली नेचर के अंदर मिलते हैं लिक्विड या गैस फॉर्म में, या फिर बहुत सॉफ्ट सॉलिड होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। रीजन क्या है, क्योंकि उसके अंदर प्योरली कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई दे हैव वेरी लेस मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जो हमारे सोल्ट होते हैं जैसे NaCl KCl, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इनमें कोवलेंट करेक्टर जो होता है इतना ज्यादा नहीं होता। तो कोवलेंट करेक्टर ज्यादा ना होने की वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। ठीक है, तो कोवलेंट करेक्टर हमारा ये बात भी डिसाइड करता है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा। समझ में आ गई बात ये वाली? ठीक है, चलिए जी। तो इसके अंदर मैं आपको एक चीज और, आपको एक एक्सेप्शनल केस बताना चाहूंगा मेल्टिंग पॉइंट में, बड़ा काम का है आपके। देखिए जैसे हम लिथियम वाले की बात करते हैं, अल्कली मेटल हाइड्स की बात करते हैं, लिथियम क्लोराइड है या सोडियम क्लोराइड है और पोटेशियम क्लोराइड है, रुबिडियम क्लोराइड है और सीजियम क्लोराइड है। तो मिलकर जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो कैसा आना चाहिए, इसमें सबसे कम कोवलेंट करेक्टर होता है। सबसे कम कोवलेंट करेक्टर होने की वजह से इसमें सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, कोवलेंट करेक्टर कम है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मतलब जो ऑर्डर हमारा आना चाहिए था वो ये आना चाहिए था, ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है मेल्टिंग पॉइंट का। ठीक है, इट इज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, एक्सपेक्टेड ऑर्डर है ये। ठीक है, बट एक्चुअल में जो हमारा ऑर्डर आता है मेल्टिंग पॉइंट का वो हमारा क्या आता है, वो हमारा कुछ इस तरीके से आता है। सबसे ज्यादा हमारा होता है NaCl का, फिर होता है हमारा KCl का, फिर होता है हमारा RbCl का, और लास्ट में हमारा किसका होता है, लिथियम क्लोराइड का। आपको सर ये ऑर्डर क्यों आया, है ना, ये ऑर्डर क्यों आया? तो उसके आने का रीजन क्या है, इसके आने का रीजन ये है, मतलब सबसे ज्यादा सीजन में होगा इसके वाला एग्जैक्ट ऑर्डर जो है हमारा वो ये आता है। इसका रीजन ये है भाई, क्योंकि इन सभी पर चार्ज +1 का होता है। लिथियम का साइज बहुत छोटा है तो वहां वो बहुत अच्छे से पोलराइजिंग पावर शो कर सकता है, तो उसमें कोवलेंट फैक्टर बहुत ज्यादा आ जाता है। लेकिन अगर हम बाकी आयंस की बात कर रहे हैं तो बाकी आयंस में क्या होता है, बाकी आयंस के अंदर चार्ज जो है +1 है लेकिन साइज बहुत बड़ा हो जाता है। तो साइज वाले फैक्टर की वजह से इसमें हम आयनिक करेक्टर जो है वो ज्यादा देखते हैं, आयनिक करेक्टर वाला फैक्टर डोमिनेट करता है।
और आयनिक करेक्टर अगर ज्यादा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है तो इसका मतलब वो एक आयनिक बॉन्ड की तरह ही बिहेव कर रहा है, कोवलेंट बॉन्ड की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि वो आयनिक बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है तो आयनिक बॉन्ड के केस में हम जो मेल्टिंग पॉइंट कैलकुलेट करते हैं वो डिसाइड करती है उसकी लैटिस एनर्जी। तो यहां पर हम लैटिस एनर्जी के बेस पर देखते हैं कि लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। दैट्स वाई जो ओरिजिनल ऑर्डर है वो आपका ये आता है। ठीक है, तो ये आपका रीजन था भाई जिस वजह से ऑर्डर हमें थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है। जैसा ऑर्डर आना चाहिए था वैसा ऑर्डर हमारा इसमें नहीं आ रहा है। क्लियर? तो ये था आपका टॉपिक फजान रूल का। ये सारी एप्लीकेशंस जो हमने डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यू टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर द एग्जाम्स। ओके, उसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, आपका काम आता है आपको बहुत ज्यादा। टॉपिक का नाम है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब पूछोगे सर डाइपोल मोमेंट क्या नहीं बला आ गई, अब ये क्या हमने देख लिया। ठीक है, हमने ये तो देख लिया अभी कोई बॉन्ड जो है वो कंप्लीटली आयनिक नहीं है और कंप्लीटली कोवलेंट भी हम उसको नहीं बोल सकते हैं अगर दो डिफरेंट एटम से मिलकर वो बना है, मतलब उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक आ जाता है ना। तो कोई भी बॉन्ड कितना पोलर है, कितना पोलर है, पोलर तो हमने पता कर लिया कि वो पोलर होगा कि नहीं होगा, वो तो हम पिछले टॉपिक में देख के आ चुके हैं फजान रूल के अंदर, जिसमें हमने ये पता कर लिया कि कोई भी बॉन्ड कितना पोलर हो सकता है, सॉरी कोई बॉन्ड पोलर हो सकता है नहीं हो सकता है, कितना पोलर उसके अंदर नेचर हो सकता है, उसको मेजर करने का तरीका है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है समझ में आ गया। डाइपोल मोमेंट एक तरीका है ये मेजर करने का कि किसी कोई भी बॉन्ड जो है वो कितना पोलर है, जितना वो पोलर होगा उतना डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा, जितना वो पोलर कम होगा उतना डाइपोल मोमेंट कम आएगा। और अगर हमें डाइपोल मोमेंट देखिए, अब यहां से सिंपल सी बात क्या दिख रही है कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल का किसी कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर ले तो हम ये बता सकते हैं कि वो कितना पोलर होगा। अगर जितना ज्यादा पोलर होगा उतना उसमें कोवलेंट करैक्टर कम होगा, और जितना कोवलेंट करैक्टर कम होगा उतना ही जितनी हम उससे क्या होगा, जितनी हमने एप्लीकेशन पढ़ी वो सब हम डिसाइड कर सकते हैं। इसका मतलब एक तरीके से इन सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने अभी आपको एप्लीकेशन बताई वो सारी पता करने का सही तरीका ये है कि आप उन सभी का डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लीजिए, और डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के बाद आप ये देखिए कि वो बॉन्ड कितने पोलर हैं कितने पोलर नहीं है, कितना उनमें कोवलेंट करैक्टर है कितना कोवलेंट करैक्टर नहीं है, और उसके बाद आप बहुत आसानी से उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो दे सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको डाइपोल मोमेंट का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है और इससे हमें क्या क्या फायदा हो सकता है। तो मैं आपसे डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन लिखने की बात कहूं तो डेफिनेशन हमारे पास क्या बन सकती है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है हमारा क्या बताता है हमें, इट मेजर द पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या मेजर करता है, इट मेजर द polarity of the molecule। ठीक है, इट मेजर द पोलैरिटी ऑफ द मोलिक्यूल। ठीक है, इसके लिए करना क्या होता है हमें, इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए दो चार्ज पार्टिकल जो हमारे पास है, आयंस जो हमारे पास है दो, कैटायन और अनायन, उनके बीच की डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी होती है। और डिस्टेंस का मतलब क्या है, बॉन्ड लेंथ। दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, उसकी बॉन्ड लेंथ ही तो होती है, बॉन्ड मानते तो बॉन्ड लेंथ ही हो गई है ना। तो एक तो उसके बीच की बॉन्ड लेंथ पता होनी चाहिए, और दूसरा उन आयंस पर कितना चार्ज है वो चार्ज हमें मेजर करना आना चाहिए। अगर हमें चार्ज पता है, अगर हमें उनके बीच की डिस्टेंस पता है तो हम आसानी से उसका डाइपोल मोमेंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन खास बात ये होनी चाहिए जो चार्ज की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड लेना चाहिए हमें चार्ज का। साइन अपोजिट हो सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, कैटायन पर पॉजिटिव होगा एनायन पर नेगेटिव होगा, लेकिन चार्ज के मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होना चाहिए, तभी हम डाइपोल मोमेंट थोड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। तो डाइपोल मोमेंट एक्चुअल में क्या है, सिंबल होता है डाइपोल मोमेंट का म्यू। ठीक है, तो इक्वल किसके होता है, दैट इज इक्वल टू क्यू। क्यू इज द चार्ज एंड दूसरा क्या है टी, डी इज द distance between the two opposite ions, or we can say it is a bond length। ओके, तो अगर हम ये मान लें कि जो चार्ज की वैल्यू है वो 10⁻⁻10 ESU के इक्वल है। ESU इज द यूनिट ऑफ चार्ज, और D जो हम मानते हैं
डी कितना मान लेते हैं, कम से कम 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं। तो यहां से यूनिट क्या बनती है यू की, विच कम्स इक्वल टू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, है ना, यही बनेगी। अच्छा जी, एक्चुअल में डायपोल मोमेंट को हम किससे मेजर करते हैं, कई बार जो यूनिट होती है डायपोल मोमेंट की वो डीवाई भी होती है, डीवाई दैट इज इक्वल टू कैपिटल डी। तो कई बार हम ऐसे बोलते हैं अब इसका डायपोल मोमेंट 1.03 डी है, तो डी मींस क्या है, मतलब वो डीवाई में उसको हम मेजर कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो हमारा एक डीवाई है, 1 डीवाई, वो हमारा किसके होना चाहिए, इसके इक्वल, यानी कि 10⁻18 ESU सेंटीमीटर के इक्वल जो है हमारा 1D होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से जो हमारा 1 ESU होता है भाई, 1 ESU, अब वो 1 ESU हम कैसे निकाल सकते हैं, 1 ESU निकालने का तरीका ये होता है कि एक पार्टिकल पर जो चार्ज होता है कितना होता है, 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम, और उसको डिवाइड किससे करना होता है हमें, उसको डिवाइड करना होता है हमें 4.8 इंटू में 10⁻⁻10। ठीक है, ये क्या है हमारी, यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हमारे पास चार्ज कूलम की टर्म में आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू में 335 10⁻⁻, कितना होता है, -10 सेंटीमीटर कूलम आएगा। ठीक है, तो ये ESU के बराबर हमारे पास वैल्यू आ गई। ओके, और हमें ये पता है कि 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना, तो इसका उल्टा करेंगे तो ये इतना हो गया। तो अगर हम ये वैल्यू यहां पुट कर दें तो 1 डिवाइड हमारा किसके, ऐसा यूनिट क्या बनेगी फिर हमारी, यहां से 10⁻⁻18 इंटू में 3 इंटू में 335 10⁻⁻10 और इंटू में 10⁻⁻2। ठीक है, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर हमारे पास वैल्यू कितनी बचेगी, हमारे पास वैल्यू बचेगी 3 इंटू में 335 10⁻⁻30, ठीक है, कूलम मीटर। तो 1 डिवाइड को अगर हमें कूलम मीटर में लिखना हो तो हम ये यूज करते हैं, ये सेंटीमीटर में करना हो 1 डिवाइड को तो हम ये यूज करते हैं। दिस इज द यूनिट्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब बात करते हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में। एक खास बात आपको मैं बताना चाहूंगा भाई, देखिए यहाँ पर जो ये क्रॉस है ये कोई जनरल क्रॉस नहीं है, कोई नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, ये क्रॉस ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा डाइपोल मोमेंट है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आपने पढ़ा होगा। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी में तो हम डॉट लगाते हैं ना, क्या वो डॉट डी, तो मैंने यहाँ क्रॉस लगाया हुआ है, तो क्रॉस यहाँ पर डिनोट किसको कर रहा है, क्रॉस यहाँ पर डिनोट कर रहा है हमारा वेक्टर क्वांटिटी को। तो डाइपोल मोमेंट जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है भाई। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है हमेशा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमारी होती है हमेशा क्या होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंगली, सोचो थोड़ा सा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमारी होती है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमारी होगी पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, तो ये होती है डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो डाइपोल मोमेंट जो हमारा है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, दैट्स व्हाई दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, चलिए इसको साफ करते हैं थोड़ा सा, फिर आपको आगे और बताते हैं। देखिए भाई, जो हमारा डाइपोल मोमेंट है वो किस पाथ पर डिपेंड करता है मेनली, डाइपोल मोमेंट जो है हमारा वो डिपेंड करता है ज्योमेट्री या शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री कैसी है उस बात पर हमारा उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा एक खास बात और भाई, मोड पोलर कैसे होगा, देखिए मान लीजिए HCl की बात करते हैं तो हमें ये पता है कि क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो इस वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम आ गया, ये उनके बीच की बॉन्ड लेंथ आ गई, तो हम क्यों निकाल सकते हैं, सॉरी म्यू निकाल सकते हैं, Q इंटू डी करके निकाल सकते हैं ना। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट कब आ रहा है भाई, डाइपोल मोमेंट आपका तब आ रहा है जब दो एटम के बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का
डिफरेंस है। पहली बात तो ये, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था इससे, तो इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, इस वजह से इन पे चार्ज आ गया, तो उस वजह से हम डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर पाए। सिमिलरली HCl है, HF है, कुछ भी होता हम कर सकते थे ना, HH में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? जीरो आएगा। जीरो आएगा मतलब क्यों आएगा जीरो? क्योंकि ना तो ये खींच सकता ना ये खींच सकता है, तो दोनों पे चार्ज ही नहीं है, चार्ज ही नहीं है तो डाइपोल मोमेंट तो नॉर्मल से बात जीरो आएगा। तो जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा मतलब उसके अंदर पोलराइजेशन तो हुई नहीं, तो मतलब पोलर करैक्टर तो आया नहीं। पोलर करैक्टर नहीं आया तो मतलब मॉलिक्यूल कैसा हुआ? वो नॉन पोलर हुआ। तो जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है दैट इज ए पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा भाई। अब मान लीजिए हम बात करें भाई जिसमें एक से ज्यादा, दो से ज्यादा एटम होते हैं, जैसे मान लीजिए हम बात करें H2 ही करते हैं ऐसे। अब अगर आपको इसका डाइपोल मोमेंट निकालना हो तो इसका डाइपोल मोमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए इसका अलग से आएगा, इसका अलग से आएगा, ये तो है टोटल, इसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पर वेक्टर एडिशन की हम हेल्प लेंगे, और वेक्टर एडिशन की हेल्प से हम क्या करते हैं? वेक्टर एडिशन की हेल्प से हम डाइपोल मोमेंट जो है वो कैलकुलेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। तो वो इक्वल किसका आएगा? रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आपका, वो आपका इक्वल आएगा जो पहला डाइपोल मोमेंट आया उसका स्क्वायर, जो दूसरा डाइपोल मोमेंट आया उसका स्क्वायर, प्लस 2 μ1 μ2 एंड कोस थीटा। और थीटा क्या है हमारा? थीटा इज द बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो वो हम पुट करके क्या निकाल सकते हैं? रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो अब पता, अब देखिए मान लीजिए एक तो हमें डायरेक्ट थोड़ा सा आइडिया आ जाए इसका डाइपोल मोमेंट आएगा कि नहीं आएगा, एक थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़े। डायरेक्ट आइडिया आ जाए तो ज्यादा बढ़िया है हमारे लिए, है ना। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो सिमिट्रिकल है, विच हैव सिमिट्रिकल ज्योमेट्री, उनका डाइपोल मोमेंट हमेशा जीरो होगा। ठीक है, सिमिट्रिकल जैसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो किसी की, ठीक, ज्योमेट्री भी वही हो और शेप और साइज भी वही, दोनों सेम होने चाहिए। टेट्राहेड्रल हो गया, ट्रायंगल प्लेनर हो गया, ठीक है, TBP हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया। ऑक्टाहेड्रल में सारे एटम सेम होने चाहिए भाई, ठीक है, अलग अलग नहीं, सभी सेम एटम होने चाहिए, तभी की बात होगी। तो ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल है जिनकी ज्योमेट्री आपकी सिमिलर आती हो, उन सभी का डाइपोल मोमेंट हमेशा क्या रहेगा? जीरो रहेगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि CH4 BF3, है ना, ये मॉलिक्यूल ऐसे है जिनका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। CO2 लीनियर होता है, CCl4, तो ये सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी ज्योमेट्री सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल है तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। लेकिन जिनमें सिमेट्रिकल नहीं है उसका आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, और रिजल्टेंट निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज जो है वो आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब जो नॉन सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, उनका डाइपोल मोमेंट जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हमेशा आएगी, और अगर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी तो पक्का कैसा होगा? आपका एक पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब ध्यान से देखिए, अगर मैं थीटा को जीरो कर दूं तो कोस जीरो कितना होता है? कोस जीरो बताइए भाई, कोस जीरो कितना होता है? 1, है ना। तो कोस जीरो अगर 1 होता है तो ये 1 हो गया, तो ये क्या बन गया? μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2, यानी कि μ1 प्लस μ2 का स्क्वायर और रूट, तो ये कैंसिल हो गया। तो यानी कि अगर आपको रिजल्टेंट निकालना हो, सिंपल क्या करना है? μ1 प्लस μ2 करना है। ठीक है, अगर थीटा आपका कितना हो? जीरो हो, और अगर आपका थीटा 180 डिग्री हो तो, थीटा अगर आपका 180 डिग्री हो तो क्या होगा? तो कोस 180 कितना होता है? -1 होता है। तो यहां पर क्या फॉर्मूला बनेगा उस केस में फिर कि μ इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि थीटा 0 डिग्री आ रहा है तो ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, थीटा 180 डिग्री आ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये हमारा टॉपिक है डाइपोल मोमेंट का। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी एप्लीकेशंस हैं डाइपोल मोमेंट की, वो और पढ़नी है हमें, उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए भाई।
केमिस्ट्री पढ़ते रहिए, मजे लेते रहिए केमिस्ट्री के, और जुड़े रहिए मेरे साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कीजिए भाई, करेंगे तभी तो फायदा होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।